प्रदेश में पंचायत आज तक में हर पक्ष की आवाज़ उठ रही है, हर तबके के सवाल उठ रहे हैं और अब बहुजन समाज पार्टी की ओर से हमारे साथ सतीश चंद्र मिश्र जी मंच पर हैं। एक बड़ी दिक्कत आती है लोगों को कि बीएसपी की आवाज़ें कम सुनाई देती हैं। मायावती जी का बहुत सब प्रतीक्षा उनकी करते हैं कि वो सामने कब आएँ, बोलें। लोग कहते हैं कि आप लोग इन चुनावों में भी मिसिंग इन एक्शन ही नज़र आ रहे हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि कौन लोग हैं, वो कौन सा चश्मा लगाए हैं और कैसे देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग तो एक्शन में सबसे पहले आ गए उत्तर प्रदेश में। 23 जुलाई को जब हमने शुरुआत की अयोध्या से कार्यक्रम की, तो प्रबुद्ध वर्ग की सम्मेलन की, तो शायद पहली रैली थी, कोरोना में कोई बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन हम लोग निकले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और शुरुआत हमने की। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगातार हम लोग गए और बड़ी बड़ी सभाएं हुई, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, हज़ारों की संख्या में लोग आए। उसके बाद अभी दोबारा सेकेंड राउंड में हम लोग पूरे 18 मंडलों में रिजर्व सीटों पे गए और फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे। अभी 3 तारीख को ख़त्म हुई आखिरी मीटिंग हम लोगों की। बहन मायावती जी, उन्होंने 7 सितंबर को जब हमारी ये मीटिंगें थीं 75 जिले वाली, जब ख़त्म हुई, तो उसके बाद आखिरी मीटिंग में उन्होंने लखनऊ में 20 हज़ार ब्राह्मण समाज के लोग थे और भी थे प्रबुद्ध वर्ग के, तो उनको एड्रेस किया था और मीडिया ने देखा भी। हम लोगों ने मीडिया को इसीलिए बुलाया था कि देख लें। उसके बाद 9 अक्टूबर तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 9 अक्टूबर को 5 लाख से ज़्यादा लोगों को बहन मायावती जी ने एड्रेस किया लखनऊ में ही और मान्यवर काशीराम जी स्मारक में, जहाँ पर कि 5 लाख से ज़्यादा। मीडिया ने कहा कि 5 लाख, हम लोग तो और ज़्यादा आंकड़ा लगा रहे थे, लेकिन मीडिया की मान लेते हैं 5 लाख। वहाँ पर फिर बहन मायावती जी ने एड्रेस किया। पूरे प्रदेश से लोग, हर ज़िले से आए थे। तो हम लोगों ने, चाहे हम लोगों की पार्टी के लोग हों और चाहे बहन मायावती जी हों, वो थ्रू आउट एक्टिव रहे हैं। हम लोगों ने सामने भी आए हैं और बहन मायावती जी, जहाँ तक है उनका सवाल है, वो तो पूरे प्रदेश को मॉनिटर कर रही हैं। आपने देखा कि और पार्टियों का आप देख लीजिए हाल क्या है कि अभी ओपनिंग बैट्समैन भी नहीं उतार पाए हैं। ओपनिंग बैट्समैन का मतलब हमारा कि पहला आदमी कि बता दें इसको हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनके अलायंस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके अलायंस के हो। और बहुजन समाज पार्टी 300 पार कर चुकी है और हम लोग तो बहुत आगे निकल गए। तो हम लोग तो ये जो 300 पार हुई, उन्होंने भी अपनी अपनी मीटिंगें करी, हर जिले में करी। हम लोग हर बूथ लेवल तक हमारी बैठकें चल रही हैं। जो अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके तहत में हम लोग जो आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि डोर टू डोर जाइए, 5 लोगों को लेके जाइए, ये तो हम लोग पिछले 6 महीने से पूरा कवर कर चुके हैं। तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश आपको लग रही है कि कहा जा रहा है कि मायावती जी कहाँ हैं, अगर राजनीतिक पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं? राजनीतिक पार्टियां डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं। हमारी ये नहीं समझना राजनीतिक पार्टियों को क्या परेशानी हो रही है। उनको तो अगर ऐसा ही है तो अगर घबराए नहीं है तो उनको तो खुश होना चाहिए, पर वो परेशान है। वो जान रहे हैं कि उनकी ज़मीन खिसक रही है। उनको ये तक तो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने अलायंस को कौन सी सीट देंगे, अलायंस पार्टी को कौन सी देंगे, कैसे करेंगे। अभी तक जितनी भी मीटिंगें हुई, आप जो राजनीतिक दल हैं उनकी मीटिंग देख तो लीजिए कैसी हुई है। आप समाजवादी पार्टी की मीटिंग देख लीजिए, 500 लोग जो हैं गाड़ी के आगे पीछे अपना चल रहे हैं, शूटिंग हो गई, आपको दे दी गई, आपने दिखा दिया। हमारे यहाँ 20 हज़ार आदमी आ रहा है, वो नहीं दिख रहा है। मीडिया को क्यों नहीं दिख रहा है, तो मीडिया वाले ही जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कौन सी रैली की है? अभी तो शुरुआत भी नहीं की उन्होंने पब्लिक रैली, अपनी पॉलिटिकल रैली। अभी तक तो जितने भी कार्यक्रम उनके थे वो सरकारी थे। वो सरकारी पत्थर लगाना, कभी गंगा एक्सप्रेसवे जो हम लोग लगा चुके हैं, बहन मायावती जी का पत्थर लगा, उसके बगल में एक और लगा दिया। कहीं ताज एक्सप्रेसवे के पास में जाकर जेवर एयरपोर्ट में लगा दिया, वो हम लोगों का करा। तो उन्होंने अभी तक जितने भी मीटिंगें करी हैं वो सब के सब सरकारी। उनके पत्थर के बगल में लगाया है, आप कह रहे हैं आपके पत्थरों के बगल में? नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी वालों ने भी कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे तो बहन मायावती जी का प्रोजेक्ट था। हम लोगों ने तो आगे बढ़ करके बहुत आगे निकल गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक्टिविस्ट लोग, उन्होंने जा करके रिट पिटीशन फाइल करके, PIL फाइल करके स्टे कराया था कि गंगा किनारे ये एक्सप्रेसवे नहीं बनना चाहिए। अब वही कर रहे हैं। जहाँ तक जेवर एयरपोर्ट है, वो भी समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद ही बोले। तो बहन मायावती जी का प्रोजेक्ट सबको, दुनिया को मालूम है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग और बाकी लोगों ने उस समय जब हम लोग कर रहे थे तो मैदान में उतरे थे,
उसका विरोध करा था, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, आज उसी को में आ रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोग्रेसिव, हम लोगों की देखिए रणनीति नीति अपनी अलग अलग होती, इनकी डिवाइसिव पॉलिसी की है। भारतीय जनता पार्टी कहती है समाज को तोड़ दो, हम जीत जाएंगे चुनाव, समाज में बिखराव कर दो, आपस में लड़ा दो, भिड़ा दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, कहीं कुछ और कर दो, जात के नाम पे कर दो, तो हम चुनाव यही समाजवादी पार्टी के। हम लोग करते हैं कि इंक्लूसिव, हम लोग सबको लेके चलते हैं, सर्व समाज को लेके चलते हैं, और उसको लेकर के चलने के लिए भाईचारा बना करके पूरे प्रदेश में हम लोगों ने सरकार चलाई, और अब की बार फिर वही हम करने जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला था तो मायावती जी की ही सरकार थी। 17 वर्ष बाद। जी, 17 वर्ष बाद के, और उस समय मंच पर आप ही थे। हाँ, मंच पर सबसे प्रमुख तौर पर आप थे। आज बीएसपी कहाँ दिख रही है आपको? आज क्यों, अगर मुकाबले में आवाजें ज्यादा जोर से एसपी और बीजेपी की सिर्फ सुनाई देती हैं, तो क्या ये सिर्फ आवाजों का फर्क है या सचमुच में आपको इसमें कोई बात लग रही? ये सब दिखावे जो, देखिए फिर से मैंने कहा, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप टीवी चैनल्स पे नहीं लगाना चाहता हूँ, न लगाऊंगा, लेकिन ये कि उनको अगर खाली वो दिख रहे हैं जहाँ पर कि सरकारी प्रोग्राम है और जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की रैलीज नहीं दिख रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, तो ये प्रश्न बहुत बड़ा उठता है, और आगे उठेगा जब नतीजे आएंगे। आपको याद होगा 2007 में इसी तरह से माहौल बनाया था, और इस तरह से जब ब्राह्मण समाज ने कहा कि हम, लगा उनको कि तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहा है, उन्होंने कहा अरे एक भी नहीं जाएगा। जैसे अब की बार उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता जो राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने कहा ये ब्राह्मण ससुरे जइए कहाँ, नाराज होंगे जइए कहाँ, लेकिन वो जा करके उन्होंने दिखाया, उन्होंने गए बहुजन समाज पार्टी। क्यों गए? भाईचारा बनाने के लिए। उन्होंने, हमारी जो अनुरोध था यही था कि हम लोग एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लोग हैं, प्रोग्रेसिव, हमको आगे होना चाहिए, हमको सबको ले करके चलना चाहिए। तो हमने समाज के लोगों से, खासतौर से ब्राह्मण समाज के लोगों से जा करके कहा, जो अब की बार भी, कि आप लोग आइए, इकट्ठा होइए, भाईचारा बनाइए। और तब हमको 35 सीटें बताई गई थी। आखिरी में कुछ माहौल बदला दिखा, तो उन्होंने 48 सीटें आखिरी में दिखाई थी एक किसी चैनल ने, कि नहीं 35 नहीं 48 सीटें जीत रहे हैं, और हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब की बार भी जो है, अब की बार जिस तरह से 16% हम कहते हैं, 14% सरकारी आंकड़े कहते हैं ब्राह्मण समाज के लोगों को, उसमें से 90% तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी के साथ में पहले से ही जो 23% दलित समाज के लोग हैं, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, इनको जब मिला लेंगे तो अब की बार तो ऐसी, अब की बार जिस तरह लग रहा है सोशल इंजीनियरिंग आपकी फिर से काम सोशल आएगी? इंजीनियरिंग जो हम लोगों ने, ये जो नाम सोशल इंजीनियरिंग का है, 2007 में ही इकट्ठा हुआ था, शुरुआत हुई थी, जो हम लोगों ने किया था। लेकिन अब की बार मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरुआत उस समय हुई थी, एक्चुअल में अब की अमली जामा तो अब की बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और पूरा देश देखेगा। उस बार भी देखा था, अब की पूरा देश देखेगा, और किस तरह से उसके बाद अमन चैन से प्रोग्रेस होगी उत्तर प्रदेश की, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा सबकी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पढ़े लिखे नौजवान हो जो बेरोजगारी में घूम रहे हैं, जिनको पकौड़ा बेचने के लिए कहा जा रहा है, सलाह दी जा रही पकौड़ा बेचिए, चाहे वो बीमार लोग हों जिनको कि आज दवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन से लाखों की संख्या में लोग मर गए और दफनाने की जगह नहीं मिली, नदियों में बहा दिए गए, उन्नाव में लाशें बहाना शुरू हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, और अंत में गंगा नदी पे देखने को मिला कि अभी कोरोना के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, किसानों को कुचल के मार देना, किसानों को दबा के मार देना, कौन है इनके साथ में? और सबने समाजवादी पार्टी की जब आती है, सब जानते हैं कि एक ही एजेंडा है कि दंगा फसाद, लूटमार, डकैती, बलात्कार, हर 2 घंटे में इस समय बलात्कार हो रहे हैं, यही हाल उस समय था। आज तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर 2 घंटे में। अच्छा, कानून व्यवस्था आपके समय वाली ज्यादा, क्योंकि देखिए मायावती जी के कार्यकाल की भी सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो यही कही गई कि कानून व्यवस्था सुधार दी उन्होंने। आज फिर इस कार्यकाल के लिए एक तो मौजूदा सरकार भी कहती है फर्क साफ है, और ये कहा जाता है कि इस समय लॉ ऑर्डर बेहतर है। आपका लॉ ऑर्डर बेहतर था या ये? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आप तब कहेंगी जबकि लोग सुरक्षित हों। अगर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश में जो 50% से ज़्यादा हैं, अगर हर 2 घंटे में उनके साथ में एक महिला के साथ में दुराचार और बलात्कार हो रहा है,
तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से ठीक हुआ? अगर हाथरस ऐसी जगह पर एक दलित समाज की बेटी को रात के 2:30 बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश होता है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि उसकी डेड बॉडी भी बलात्कार हुआ था, उसको घर वालों को मत दो, खड़े होकर जलवाने का काम करो, 2:30 बजे रात में कांस्टेबल से जलवाया जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर है? रेणु शर्मा नाम की लड़की, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, वो तो पॉलिटिकल लड़की नहीं, वो तो महिला थी, पॉलिटिकल पार्टी की, वो तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, उससे नाराज़ हो गए बीजेपी वाले और उसके ऊपर उसके भाई, उसके उसके हस्बैंड, उसके देवर, सबको अलग अलग जेलों में बंद करके उसको भी जेल में बंद कर दिया। और जब उसकी बेल हो गई तो बेल होने के बाद भी 15 दिन तक उसको जेल से बाहर आने नहीं दिया। कब आने दिया? जब उसकी डेथ हो गई, उसकी लाश बाहर आई। आज खुशी दुबे के साथ में क्या हो रहा है? खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की था, आपने ठीक है उसके हस्बैंड को मार दिया और लोगों को इनकाउंटर में मार दिया, लेकिन उसका क्या दोष था? वो तो दूसरे जिले से आई थी शादी होकर के, आप तो खुद महिला हैं, आप बताइए, 1 दिन पहले शादी होती है, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और उसको 1.5 वर्षों से मुख्यमंत्री कार्यालय मॉनिटर कर रहा है कि बेल नहीं होनी चाहिए और उसकी बेल नहीं हो रही है। उसका भी इंतजार उसी तरह से हो रहा है रेणु शर्मा के हश्र का कि जब उसकी मौत हो जाए तब वो जेल से बाहर आए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है। आज अगर 500 ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हो जाती है, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो जाते हैं ब्राह्मणों के, तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का तरीका है या यही लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा? किसानों को दबा के कुचल के मार दिया गया गाड़ी के नीचे। आज बेरोजगारी में जब वो आवाज़ उठाते हैं टीचर्स, जो बेरोजगार टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो लोग आकर के अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको लाठियों से स्वागत होता, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं। एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके पर्चे लीक करा दिए जाते हैं और पर्चे लीक करा के, क्योंकि नौकरी देनी नहीं है, एक भी नौकरी, खाली विज्ञापनों में सरकार चली है। अब तो आज से विज्ञापन खत्म हो गए। ब्राह्मण समाज को लेकर आप बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं कि वो बीएसपी के साथ ही आएंगे, क्यों? आपने भी प्रबुद्ध समाज के लिए जो शुरुआत की, वहीं से चुनावी बिगुल एक तरीके से फूंका गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो भी ऐसा लगा कि उस जोर शोर से अब नहीं नजर आता है। अगर वो देखिए उसका आप शोर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी अभी पिछले हफ्ते 15 ब्राह्मण समाज के लोगों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी के, और दिल्ली में शीर्षस्थ बैठक नहीं करती, एक नहीं 3-3 बैठक करी कि ब्राह्मण समाज हमारे हाथ से निकल गया है, वो चिंता में पड़ गए, मतलब ब्राह्मण समाज हमसे अलग हो गया, इसको कैसे संभाला जाए, इस बात की चर्चा के लिए 3 वो तो सोच रहे हैं कि चूंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी कॉरिडोर है, तो ब्राह्मण खुश हैं। वैसे ही ब्राह्मण तो इससे और भी दुखी है। ब्राह्मण तो ये देख रहा है कि आपने राम के नाम पे वोट तो ले लिया, राम को आपने वोट की वस्तु तो बना दिया। हम भी ब्राह्मण, हम लोग तो रोज पूजा करते हैं, पूजा करके ही घर से बाहर निकलते हैं और राम को अपनी आस्था मानते हैं, आस्था के प्रतीक हैं, हमारे ईश्वर हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? राम को हाथ में लेकर के चलते हैं, कहते हैं इनके नाम पे वोट भी दे दो, इनके नाम पे नोट भी दे दो। तो नोट और वोट मांग करके आपने ले तो लिया। आज 3 साल हो रहे हैं जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के आए हुए 3 साल में वहाँ नींव तक नहीं पड़ी है राम मंदिर की। तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हो, कम से कम उनको तो धोखा नहीं देना चाहिए इनको। हम तो गए थे 23 तारीख को अयोध्या, इसीलिए गए थे, हम गए थे देखने के लिए कि शायद राम मंदिर बन गया होगा, क्योंकि आप यहीं ताज में हैं, बगल में ही यहाँ पर स्मारक है, आपने देखा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है, आप एयरपोर्ट से आए हुए मानवर काशीराम जी का स्मारक है। जब सरकार बनी थी तो 1.5 साल में ये हम लोगों ने पब्लिक को बना करके खोल भी दिया था, और आज यहाँ 3 साल हो रहे हैं, आपने शुरुआत भी नहीं की है। तो ब्राह्मण समझ रहा है, ब्राह्मणों के मंदिरों में तोड़ा जा रहा, जितने भी शीर्षस्थ मंदिर हैं, चाहे काशी विश्वनाथ में हो, चाहे वहाँ पर विंध्याचल में हो, चाहे जहाँ पर भी, उनको तोड़ करके उनको एक टूरिस्ट सेंटर बनाया जा रहा है। कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति टूरिस्ट सेंटर नहीं चाहता है इन मंदिरों में। वो आस्था के स्थान है जहाँ की वो पूजा पाठ के लिए जाते हैं, वहाँ घूमने के लिए नहीं जाना चाहते कि वहाँ पर मॉल बन गया, वहाँ पर अच्छी मार्केट बन गई, दुकानें बन गई, सड़क चौड़ी कर दी। बदली तो बीएसपी भी, आप लोग भी तिलक तराजू तलवार के दौर से पहुंच गए, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है के दौर में। देखिए, तिलक तराजू तलवार वाली बात ही पता नहीं कहाँ से, मैं तो 20वें वर्ष मुझको हो गए, मैं उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता 2002 में था, उसके पहले से मैं देख रहा हूँ, मैं तो सीनियर एडवोकेट था, बार काउंसिल चेयरमैन था, मैंने तो कभी नहीं सुना ये किसी को कहते हुए 20 वर्षों में। उसके बाद पार्टी में आने के बाद भी नहीं सुना मैंने आज तक किसी को। हाँ, ये ज़रूर सुना, तिलक तराजू की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं कि जो इनका नारा है, इनका नारा क्या है आज के रोज़? रोको और ठोंक दो, रोको और गोली मार दो। रोक करके ठोंकने वाला नारा लोगों को या समझ में नहीं आ रहा कि क्या नारा है, और जो नारा कभी सुना नहीं, उस नारे को
बार बार दोहरा करके और खाली लोगों के अंदर कंफ्यूजन करने की कोशिश जो की जाती है, वो एक तरीका इनका है। तो लेकिन इनकी क्या सोच है ये भी तो देखिए। वो तो ओपनली पब्लिक में आपके बीच में आएंगे, फिर कहेंगे कि हाँ मैंने तो रोका और ठोका, मैंने तो रोक करके मार दिया। तो ये देखिए बड़ा फर्क है इन सब चीज़ों में कि कहने में और करने में। आप मुखिया हैं, आप अगर मुख्यमंत्री हैं, आप ठीक है, आप साधु संत कहते हैं अपने को, लेकिन अगर एक बार आप मुख्यमंत्री बन गए तो वो उससे तो हट गए। तो आपके लिए सारी जनता आपकी जनता हो गई। उसमें सिलेक्टिव हो करके ये मेरे अपने हैं, ये अपराधी हैं, इनको छोड़ दो, ये दूसरे लोग हैं, इनको ठोक दो। तो ऐसे तो सरकार नहीं चलती है और ना चलानी चाहिए। कुछ आंकड़े मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम सुरक्षित सीटों को ही देख लें और उस पर बीएसपी का परफॉर्मेंस देख लें, 2017 असेंबली सीट में 84 ऐसी सीटें थी। बीजेपी और एलाइज जो थे 74 उन्होंने जीते थे, समाजवादी पार्टी 7। बीएसपी कहाँ रहती है इसमें? 2012 में बीजेपी ने 3 जीती थी, पर समाजवादी पार्टी ने 58 जीत ली थी। 80 में से 17 लोकसभा सीट सुरक्षित हैं, उनमें से बीजेपी ने 14 जीती थी, बहुजन समाज पार्टी 2 अपना दल है। देखिए इन सीटों पर ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी हम इन सीटों पे ही घूम करके आए हैं। हमने जो अब 84 थी, अब 86 हो गई हैं। हम लोगों ने इन 86 सीटों पे सर्व समाज को जा करके मिल करके इकट्ठा करने का काम किया। 2007 का आंकड़ा भी निकालिए आप। 2007 के आंकड़े में आपको दिखेगा जब भाईचारा बना था, जब ब्राह्मण समाज जो इस तरीके से अब की बार साथ में आया है खुल करके, और उस समय भी आया था, अब की बार तो उससे ज़्यादा आया है। तो नतीजे ये आए थे कि इन 84 सीटों में से 62 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी, 62, और जो बाकी हारी थी वो थोड़े थोड़े वोटों से खाली हारी थी। अब की बार भी जो ये सीटें हैं उनके आंकड़े आप देखेंगे, गिनती, रिजल्ट आप देख रहे हैं, रिजल्ट की अलग चीज़ है, लेकिन जो वोट पड़े हुए हैं और जो डिफरेंस है वोट का, बहुत ही लिमिटेड छोटा छोटा डिफरेंस है, जिससे हम लोग इनको चुनाव को हारे थे। लेकिन यही कि राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग बहक गए थे। लोगों को समझा कि ये तो बड़े धर्मात्मा हैं, ये वादा कर रहे हैं तो सही वादा कर रहे होंगे, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन इन्होंने तो हर चीज़ में झूठ बोलने का काम कर दिया। अब की बार ये फिर से खुलासा हो गया। तो अब की बार, पिछली बार तो हम लोग 62 सीटें जीते थे, अब की 86 सीटें हैं, और 86 सीटों में 2 एसटी की सीटें हैं, 84 सीटें एससी की हैं। हम लोग 86 से भी बढ़ करके लड़ाने का काम अब की बार कर रहे हैं। हम लोग और भी कुछ सीटों में अब की बार रिजर्व कैंडिडेट्स को लड़ा करके उनको भी जिताने का काम करेंगे। और अब की बार जिस तरह से सर्व समाज इन सीटों में, हमारे देखिए इन सीटों की आप एक राजनीति, पॉलिटिक्स जो है वो भी समझ लीजिए। रिजर्व सीटें हैं, वहाँ पर जो दलित समाज के लोग हैं वो इन सारे चुनावों में और इसके पहले भी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ, उनको छोड़ दिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना वोट डाला था। लेकिन जो अदर समाज के लोग थे उन्होंने वोट नहीं दिया था, इनके बहकावे में आ गए और आकर के ये लोग उन वोटों से जीते हैं, दलित समाज के वोट से नहीं जीते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ये रिजर्वेशन ये सोच के किया था कि जो दलित समाज की मेजॉरिटी जहाँ पर है और वो लोग जिसको चुनेंगे वो रिप्रेजेंट उनको करे आकर के। लेकिन यहाँ तो वो जिनको वोट दे रहे थे वो ना हो करके दूसरे लोग सामने आए। एक बात तो आपकी सही है कि बीएसपी का जो वो 20% का वोटर है वो कहीं नहीं जाता है, नतीजे चाहे जो आते हैं, लेकिन ये 20% से कब तक संतुष्ट रहेंगे? नहीं 20% नहीं, 22% था उसके पहले देखिए 2000 कोर आपका खिसकता नहीं है कहीं पर। 2017 2012 के वोट में अगर आप देखेंगे तो हमारा और समाजवादी पार्टी के डिफरेंस जो था 1 से कम परसेंट था। हम 29, वो 29.5, आधा % इधर वोट आता, वो बाहर थे, हम अंदर थे। तो ये डिफरेंस बहुत ही कम रहा है। जो वोट, वो वाला वोट है, वो बहुत कोशिशें लोगों ने की, बहुत तरह तरह के नाटक किए, ड्रामे किए, लेकिन उसके बाद लोगों को फिर दिख जाता है कि कौन है जो कि खंबे में बांध करके कोड़े मरवाने का काम करता है, कौन है कि जो शादी करने के लिए निकलते हैं घोड़े से उतार देते हैं, कहते हैं कि पैदल जाओगे, घोड़े में नहीं बैठ के जाओगे। तो ये सब देख रहे हैं। और कौन है वो जो कि महिला होते हुए जिसने कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा शासन चलाया कि किसी की मजाल थी, किसी की हिम्मत थी कि इस तरह का कोई काम कर दे कि पानी नहीं पीने देंगे, कुएं से पानी नहीं निकालने देंगे, कोड़े मारने का काम करेंगे और दलित की एक बेटी को जलाने का काम करेंगे रात के 2:30 बजे। तो ये जो है वो वोटर जो है वो तो बहन मायावती जी के साथ चट्टान की तरह उनके साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन अब की बार जैसे 2007 में सर्व समाज के अन्य वोटर्स से, खास तौर से ब्राह्मण समाज, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में
बिल्कुल तटस्थ खड़ा हुआ है, हमारे साथ में खड़ा हुआ है और उसने मन बना लिया है कि अब की बार हम सरकार बनवा के रहेंगे। तो आप वोटों का गठबंधन तो चाह रहे हैं, वोटरों का, लेकिन आपने क्यों इस बार निर्णय किया कि आप कोई बड़े गठबंधन के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे? देखिए, उसका भी सीधा सा एक आंसर है कि हम लोगों ने अब की बार गठबंधन ठीक उसी प्रकार से जैसे 2007 में हम लोगों ने गठबंधन सीधे जनता से किया था और सर्व समाज से किया था। अब की बार भी हम जो अपना गठबंधन कर रहे हैं सीधे जनता और सर्व समाज के जनता से करने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन कौन कर रहा है? कौन गठबंधन इस समय कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, जिनको बैसाखी की जरूरत है, वो बैसाखियां ढूंढ करके और उनके सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी तो मैंने कहा कि हम लोग 300 पार हो चुके हैं, वो एक भी सीट क्यों नहीं अनाउंस कर पाए? क्योंकि चुनाव घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अगर कर देते तो उनकी जो मीटिंगें थी, बैठकें थी, उसमें तो 500 आदमी भी नहीं दिखता, 50 आदमी दिखता खाली। उसमें भी कितने झगड़े फसाद हो रहे होते वो भी दिखता सामने। तो इसलिए हमारी जो पार्टी है वो खुले मैदान में सबको ले करके और चलने का काम कर रही है और सर्व समाज को साथ में लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो हमारी नारा है, अमली जामा उसको पहनाने का काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी की तरह से नहीं कि नारा तो हमारा चुराने की कोशिश की कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं पर नजर तो नहीं है, विकास की जगह विनाश। विकास दिख रहा खाली अखबारों में, अब तो कल से वो भी बंद हो गया। लोग कितने खुश हैं आपको पता नहीं, आप जाके देखिए पूरे प्रदेश में एक खुशी का माहौल हो रहा है कि अब हमको ये चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, हमको ये अखबार के पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे जिसमें हर पन्ने में खाली एक चेहरा दिख रहा है और हम ये बटन दबा रहे हैं, आज हम वो बटन दबा रहे हैं, आज 1000 करोड़ कर रहे हैं। आखिरी 2 दिनों में तो इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को इतना परेशान कर डाला कि उनको 12-12 जगह जाना पड़ा बटन दबाने के लिए दौड़ के कि जल्दी से कर लो, कल चुनाव घोषित होने जा रहा है। एक बात बताइए, अगर गलत नहीं हूं मैं, तो बिहार में आपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन? नहीं, हम आपको पहले ही बता दें, हमने उनके साथ कभी कोई गठबंधन नहीं किया, बिहार में भी गठबंधन नहीं किया। हम लोगों ने वहाँ कुशवाहा जी की जो पार्टी थी उसके साथ गठबंधन किया था और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जब वहाँ पर गए भी, हमारी पार्टी की नेता भी रैली में भी गई थी, तो उसी में गई थी जहाँ पर कि कुशवाहा थे और किसी भी ऐसी रैली में नहीं गई थी जिसमें कि उन्होंने गठबंधन अपनी सीटों का किया। उन्होंने, कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी में जो उनको सीटें मिली थी उन्होंने अपना गठबंधन किया था, लेकिन हम लोगों ने कभी गठबंधन नहीं किया। पर चुनाव पश्चात आपको गठबंधन से ऐतराज नहीं होगा? नहीं, चुनाव पश्चात तो गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनाव पश्चात तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से अगर मान लीजिए हमारी कोई कमी रह जाती है और अगर ये ऐसी स्थिति आती भी है तो ये निश्चित है, ये तय है हमारी पार्टी का कि हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे विपक्ष में बैठे गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? हम लोग गठबंधन नहीं करें। हम लोग ऐतिहासिक तौर पर तो आप सब, मतलब समाजवादी के साथ भी अभी जब उपचुनाव हुए थे उस समय भी, और उसका प्रदर्शन भी सबने देखा था। तो कटु अनुभव जो होता है उसको देख करके ही आदमी को सीखना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने जो अनुभव किए, पहले भी अनुभव किए हम लोगों ने, इसीलिए हमारी नेता ने सरकार छोड़ दी। उनको कुर्सी नहीं इतनी लालच होती है, अगर कुर्सी की लालच होती तो वो बराबर 2003 में सरकार छोड़ने काम नहीं करती। उनकी नीति, उनकी जो सोच है उसमें जब उन्होंने कोशिश करी कि कुछ बदलाव लाने के, दबाव डालने की, तो उन्होंने सरकार छोड़ दी। और सरकार छोड़ के उसके बाद क्या हुआ वो भी सबने देखा कि हर तरह की कोशिशें की गई, ईबी, सीबीआई, फलाना ढिमाका सब, लेकिन कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय तक आज नीचे की अदालत से लेके इनकम टैक्स ऑफिसर से ले लीजिए, चाहे निचली अदालत से ले लीजिए, और सर्वोच्च न्यायालय तक बहन मायावती जी के ऊपर एक नए पैसे का भी मामला आज के रोज बाकी नहीं है। सब जगह उनको क्लीन चिट मिली है क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। बीजेपी नेता कहते हैं कि उन्हीं का उसी कारण वो सामने नहीं आती हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने डरा कर रखा हुआ है। देखिए, बीजेपी ने ही तो ये काम किया था 2003 में, तो अगर डरना दबना होता तो 2003 में सरकार क्यों छोड़ती, अपनी कुर्सी क्यों छोड़ती? बहन मायावती जी उनमें से नहीं है। वो शख्सियत हैं, महिला हैं, लेकिन वो शेरनी वाली महिला हैं। वो उनमें से नहीं कि कोई डरा ले, धमका ले और वो डर जाएं। उन्होंने सरकार छोड़ना मंजूर किया, हम लोगों ने अदालतों पे लड़ा। हम सारे मुकदमे देख रहे, तो इसलिए हमको मालूम है कि नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने 101 मुकदमे हम लोगों पर कोशिश की थी लादने की, करने की, लेकिन 101 में 101 मुकदमे हम लोग जीते और उनको हार का सामना करना। कहते हैं कि कहीं पर अगर मान लीजिए 3-4 लोग हैं, आप सबसे तो दुश्मनी नहीं कर सकते, तो इनमें से कौन
छोटा दुश्मन है आपका, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अगर चुनना हुआ तो क्या चुन सकते हैं दोनों में से किसी? देखिए, हम लोग अब की बार किसी को नहीं चुनने वाले हैं, ना चुन रहे हैं। हम लोग तो सीधे सीधे अब की बार चुनाव में अपने को चुनवाने के लिए जनता के माध्यम से मैदान में उतरे हैं। हाथी को साथी नहीं चाहिए। और बिल्कुल नहीं, हम लोग विकास के नाम पे उतरे हैं, हम लोग रोजगार देने के नाम पे उतरे हैं। हमारा एजेंडा, हमारी पार्टी की मुखिया ने 9 अक्टूबर को जब 5 लाख लोगों को एड्रेस किया था, 7 तारीख को है, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरा पहला एजेंडा आपकी बार लॉ एंड ऑर्डर तो अपने आप ही हो जाएगा। वो तो जैसे ही अनाउंसमेंट होगा कि बीजेपी सरकार बना रही है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तो अपने आप उसी दिन दुरुस्त हो जाएगा। उनको कोई उसमें आदेश जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि सब उनको जानते हैं कि उनका लॉ एंड ऑर्डर का तरीका कैसा है। उन्होंने कहा कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी फैली हुई है और जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं, प्रदेश के बाहर धक्के खाते हैं, जिस तरह से मंजर अब की बार देखा हम लोगों ने कि महिलाएं, आदमी, छोटे बच्चे सूटकेस में बैठाल के 500-500 किलोमीटर उनको पैदल आना पड़ा कोरोना के महामारी के दौरान में। और सरकार की उदासीनता जिस तरह से देखी हम लोगों ने मौजूदा सरकार की, कि उन्होंने एक भी गाड़ी नहीं लगाई, एक भी उनके लिए सुविधा नहीं करी। आज अपनी चुनावी रैली में बदल दिया अपने सरकारी रैलियों को, उसमें हज़ारों बसें लगा दी, हज़ारों करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन उनके लिए बस नहीं थी कि उनको गंतव्य। तो उसको सबको देखते हुए बहन मायावती जी ने ये उस दिन अनाउंस किया था कि हमारा पहला मुद्दा होगा कि इस प्रदेश से बेरोजगारी खत्म करें, किसानों को उनका न्याय मिले। बहन मायावती जी ने ये तो कहते हैं 2 गुना आमदनी कर देंगे किसानों की, क्या किया इन्होंने? दबा के मारने का काम किया। 2 गुना तो नहीं किया, 25 रुपये बढ़ाएं गन्ने के मूल्य इसी पिछले महीने, वो भी जब चुनाव आ गया। बहन मायावती जी ने न कोई वादा किया था, न कुछ कहा था, लेकिन उन्होंने 125 से 250 पहुंचाने का काम, 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। 23 लाख से ज़्यादा बेरोजगार लोगों को रोजगार दे करके उन्होंने रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में। अब की बार भी यही एजेंडा, जो इन्होंने सब रोक लगा दी है, जहाँ जहाँ इन्होंने रोजगार बंद कर दिया। देखिए, जितनी भी सार्वजनिक चीज़ें थी वो तो बेच दी इन्होंने और प्राइवेट हाथों में बेच दी, लेकिन फिर भी जो उत्तर प्रदेश सरकार के कंट्रोल में पीडब्ल्यूडी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जल निगम है, नगर निगम है, ये सब चीज़ें हैं, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग नौकरी करते थे, उनको आज वो नौकरियां ख़त्म करके ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। ये सब चीज़ें ठीक करके वापस नौकरियां यहाँ के प्रदेश के लोगों को, जिससे उनको बाहर न जाना पड़े और यहाँ के लोगों को बेरोजगारी की वजह से इनके सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि अब मोबाइल 5,000 का दे रहे हैं, 6,000 का वो वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं। वो सक्षम बनाना चाहती हैं उन लोगों को इतना कि 40-50 हज़ार रुपया वो अपनी जेब में खुद कमा करके और 5 मोबाइल खुद खरीद सकते हैं हर महीने। सतीश जी, एक चीज़ कही जाती है कि बीएसपी ने समय के साथ आपको नहीं बदला, अपने आप को, और यही कारण है कि आज जो युवा हैं दलितों में, वो बीएसपी की तरफ नहीं देखते हैं बल्कि भीम आर्मी जैसी पार्टियों की तरफ देखते हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे? देखिए, इसमें कोई तत्व नहीं। भीम आर्मी पूरे उत्तर प्रदेश के, चाहे उनके पूर्व अध्यक्ष हों उत्तर प्रदेश के और चाहे और लोग हों, वो सब के सब ने, आपने पिछले 1-2 महीने में नहीं देखा है, हमारे साथ में सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में सबने, इन नौजवानों ने तिलांजलि दे करके और हम लोग साथ में बहुजन समाज पार्टी में कंधे से कंधा मिला करके पार्टी में ज्वाइन करके और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का शपथ लेने का काम किया है। और पूरे प्रदेश में ये नौजवान जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, वो बहनें हैं, वो 24 घंटे, आप भी ट्विटर देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, वो आजकल सब एक्टिव हो गए हैं और वो सब बहन मायावती जी को जो अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं वो करने का योगदान देने का। सोशल मीडिया पे जो आ गई है कैंपेनिंग, फेयर है? आप लोग कर पाएंगे? तैयार हैं उसके? देखिए, मजबूरी है। सोशल मीडिया, हमारी तो पार्टी की मीटिंग्स जो थी हम लोगों की ख़त्म हो गई थी। हमेशा की तरह हमारी नीति के तहत जब घोषणा हो जाती है तब बहन मायावती जी की प्रोग्राम्स लगते हैं, हर ज़िले में जाती थी, हर ज़िले में मीटिंग करती थी। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बैन कर दिया है और 15 तारीख तक बैन कर दिया है। 15 तारीख एक ऐसी तारीख है, 14 तक नहीं बैन किया, 15 तक किया है। अब 15 को मान लीजिए 16 से खोल देते हैं। 15 को बहन मायावती जी का जन्म दिवस भी है और पूरे प्रदेश में लोग जो है जन्म दिवस मनाने का काम करते हैं, लेकिन रैली नहीं करेंगे, जन्म दिवस तो मनाएंगे फिर भी, चाहे वो जितना भी कोई रोकेगा तब भी वो लोग अपना। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी को फायदा है अगर देखिए इसमें सोशल मीडिया पे देखिए हमें कोई नुकसान किसी प्रकार से नहीं। हमारे लोग जमीनी स्तर पर तैयार खड़े हैं। हमारे लोग अभी से नहीं, ये हम ही लोगों से तो
सीखने का काम करते रहें कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे बूथ लेवल पे जाया जाए, क्या करा जाए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज तक उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच पाए। हमारे लोग, ये 5-5 लोगों को जो उन्होंने परमिट किया है, हमारे लोग तो ऐसे ही घर घर में जा चुके हैं और जा रहे हैं और जाएंगे। ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे कि वो जिस दिन वोट पड़ता है, सबसे पहले सुबह घर से निकल के 6 बजे, वोट 8 बजे पड़ रहा होगा, वो 6 बजे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि हम पहले वोट डालेंगे, तब घर में आके स्नान और दान और पूजा जो करनी होगी करेंगे। इसी तरीके से वो अब की बार, जब तक चुनाव नहीं खत्म होता है, वो लोग बाहर निकल चुके हैं और हर घर में जाने का काम कर रहे हैं। बहन मायावती जी की संदेशा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पहुंचा चुके हैं, उसको दोबारा से पहुंचाने का। आपकी पार्टी के जो लोग छोड़ छोड़ के जाते रहे, 19 विधायकों से मेरा ख्याल है शुरुआत हुई थी पिछले विधानसभा की, कितने बचे हैं अभी? देखिए, बचने का अब तो गिनती गिनिए कि कितने आ रहे हैं। हाँ। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को अगर किसी ने धोखा दिया, हमारी पार्टी से मान ली राज्यसभा में एक हम लोग दलित समाज के एक व्यक्ति को चुनाव के मैदान में हमने उतारा था, उसको हरवाने के लिए अगर वो किसी दूसरी पार्टी से, किसी उद्योगपति से हाथ मिला लेते हैं और मिला करके वो उसका विरोध करते हैं चुनाव में, तो हम क्या उनको, हमारी पार्टी उनको बख्श देगी? हमारी पार्टी डिसिप्लिन में बिलीव करती है और उसमें चाहे कोई बड़े से बड़ा हो, उसको छोड़ती नहीं। और जितने लोगों को निकाला गया है, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत में बाहर निकाला गया है। उसके बाद में वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास आप उठा के देख लीजिएगा। जितने इस तरह के नेता, बड़े बड़े नेता, अगर उन्होंने पार्टी को धोखा दिया और धोखा देने के बाद पार्टी से निकाले गए या गए, तो उसके बाद उनका हश्र कभी आगे बढ़ नहीं पाए। और क्योंकि वो अकेले जाते हैं, वोटर और सपोर्टर जिसके बल पे जीतते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का वो वहीं का वहीं रह जाता है। जो नया आता है उसके साथ में वो खड़े हो जाते हैं, उनको हराने का काम करके सबक सिखाने का। अब की बार भी यही करेंगे। मायावती जी वैसे तो इंटरव्यू नहीं देती हैं, लेकिन आपको लगता है 10 मार्च को देंगी? 10 मार्च को तो शर्तिया देंगी और इतना नाउम्मीद क्यों हो रही हैं आप? तो अभी तो उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, मतलब अभी से लेके 10 मार्च तक भी दे सकती तो हैं वो? अभी तो उम्मीद हम लोग रखते ही हैं, हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। अब आपने रैलियां बंद कर दी हैं तो और चीज़ें हैं, अब उसको देखा जाता है कैसे क्या होता है। अभी तो कल की बात है, अब हम लोग आगे कैसे क्या होगा वो आपको ज़रूर पता लग जाएगा। लेकिन ये कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, ना इस पर कोई बातचीत हुई। 10 मार्च को तो देंगी ही देंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पहले भी, अभी परसों दिया था उन्होंने, इसके बाद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वो करेंगी। हमेशा बुलाती हैं, आपके खास तौर से आज तक वाले सबसे पहले बुलाए जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले आ ही जाते हैं। बुलाते सबको हम लोग, सबसे पहले पहुंचने का काम वो लोग चूंकि करते हैं, तो आप लोग उसमें भी आएंगे, आगे भी पहुंचेंगे। और हम लोग इसको आगे देखिए क्या होता है, क्या हमारी नीति बनती है इस चुनाव को लेकर के। स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन ने जो नए सडनली गाइडलाइंस दिए हैं, उसको देखते हुए हम लोगों की रणनीति तय हो रही है, वो सामने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।